हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम डाइजेशन के फिजियोलॉजी को लेकर आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कल के वीडियो में पिछले वीडियो में हम लार के बारे में जान चुके हैं कि मुख गुहा के अंदर हम पाचन को पढ़ रहे हैं, जिसमें दो विधियों के द्वारा भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिसमें एक में भौतिक विधि या यांत्रिक विधि और दूसरे में रासायनिक विधि की हम चर्चा कर रहे थे। रासायनिक विधि में लार में उपस्थित एंजाइम्स काम में आएंगे और भौतिक या यांत्रिक विधि में दांतों के द्वारा चबाने वाली क्रिया आ जाएगी। ठीक है, लार का फिर हमने डिस्कस किया था कि उसके लिए मुख गुहा में 4 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनका नाम और उदाहरण हम कल समझ चुके थे पिछले वीडियो में। अब हमें ये जानना है कि ये लार का संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें कितनी कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती हैं और ये किस प्रकार से भोजन के पाचन में मुख गुहा में मदद करती है। ठीक है, एक तरफ तो हम देख सकते हैं कि लार में श्लेष्मा भी काफी मात्रा में पाई जाती है, जिससे ये भोजन के साथ मिलकर उसको चिकना और नम बनाने का काम करती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें रासायनिक घटक भी पाया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक प्रकार के। तो उनमें जो कार्बनिक घटक हैं वो मोस्टली एंजाइम से ही हैं और एंजाइम्स भोजन पर क्रिया करते हैं, पचाने का काम करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मुख गुहा के अंदर लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है ना। तो उसमें लार का इतना अहम योगदान है। अब हम संगठन की बात करें तो इसकी जो अमाउंट होती है, यानी लार की जो मात्रा है कंप्लीटली, वो लगभग 1 से 1.5 लीटर प्रति 24 आवर्स, ऐसा अमाउंट इसका माना गया है। ठीक है, तो देखिएगा, कहने का मतलब ये है 24 घंटे में हमारे मुख गुहा के अंदर 1 लीटर से 1.5 लीटर तक लार 24 घंटे में निकलती है। यह अमाउंट हुआ इसका। और इसके हम पीएच की बात करें तो इसका पीएच माना गया है 6.3 से 6.8, अर्थात क्या होता है, थोड़ा सा अम्लीय है ना। अब आपको ध्यान रखना है लार का पीएच क्या है, 6.3 to 6.8 होता है। कहने का मतलब है 7 से नीचे यानी थोड़ा सा अम्लीय है। आपको इतना याद रखना है कि लार प्रकृति में कैसी होती है, क्षारीय ना होकर के अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की है, ध्यान रखना है। देखिएगा, हमारे आमाशय तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भोजन का जो मीडियम है, माध्यम है, वो अम्लीय ही रहता है। और आमाशय के बाद जैसे ही डोडेनम में जाता है, ग्रहणी में जाता है, छोटी आंत में जाता है, तो माध्यम बदल करके क्षारीय हो जाता है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, आमाशय तक माध्यम अम्लीय ही रहेगा, बदलता है, उसके बाद क्षारीय होगा। तो जो लार का पीएच है वो थोड़ा अम्लीय 6.3 और इसमें हम जल की मात्रा की बात करें तो लार में जल की मात्रा होती है 99.5%। देखिएगा, लार में जल की मात्रा 99.5% है, यानी मैक्सिमम पार्ट क्या है, जल। केवल 0.5% बचा हुआ है, आधा प्रतिशत बचा हुआ है, जिसको कुछ और है। और कुछ और का मतलब है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है, उसमें लवण है, रासायनिक। ठीक है, अब हम अकार्बनिक लवणों की बात करें कार्बनिक लवणों की बात करें तो केवल 0.2% होता है। और इन अकार्बनिक लवणों में क्या हो सकता है, जैसे NaCl है, N2SO4 है, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है। ये जो अकार्बनिक है ये केवल 0.2%, ना का बराबर, बहुत कम। इसी प्रकार से बचे हुए भाग में कार्बनिक लवण होते हैं। कार्बनिक लवण होते हैं और वो बचा हुआ हमारे पास 0.3%, इसमें कार्बनिक लवण है। और इन कार्बनिक लवणों में हम चर्चा करेंगे एंजाइम्स, है ना, क्योंकि
लार के अंदर इस 0.3% मात्रा में कार्बनिक पदार्थ के रूप में एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो एंजाइम्स मोस्टली जिसको हम टाइलिन के नाम से जानते हैं, लार में मिलने वाला ये टाइलिन वास्तव में होता क्या है, एमाइलेज होता है। एमाइलेज एंजाइम है, टाइलिन हम सामान्य नाम से बोलते हैं। यानी लार्य एमाइलेज पाया जाता है, लार्य माल्टेज पाया जाता है, तो ये इनकी मात्रा 0.3% होती है। ये इस प्रकार से लार का जो संतुलन था। अब हम लाइसोजाइम भी इसमें पाए जाते हैं 0.3% में, और ये लाइसोजाइम वही है जो मुंह को हमें भोजन के साथ मिलने के बाद क्या नाम से भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम करती है, यानी भोजन को जीवाणु रहित बनाने का काम करती है, इन्फेक्शन को। अब हम लार के कार्यों के बारे में डिस्कस करें। देखिए, लार के कार्य बहुत अच्छी तरह आपको समझना, बिल्कुल सिंपल है। लार का कितना अहम योगदान है, एक सामान्य से शब्द है, लेकिन इसका रोल अपना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करें तो लार में मिलने वाले एमाइलेज एंजाइम की। एमाइलेज एंजाइम लार में मिलने वाला वो एंजाइम जो हमारे भोजन में उपस्थित पॉलीसैकेराइड स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है, पचाने का काम करता है, और उस पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, लार्य एमाइलेज, लार्य एमाइलेज, और इसी लार्य एमाइलेज को हम सामान्य नाम टाइलिन से बोलते हैं। टाइलिन इसी को कहते हैं, लार्य एमाइलेज, है ना। लार्य एमाइलेज इसमें पाया जाता है, और ये क्या काम करता है, स्टार्च को किसमें बदलता है, माल्टोज में। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड, और स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड। यहाँ एमाइलेज लिखेंगे, ये कंडीशन है। तो पहला इंपॉर्टेंट काम इसका ये है, 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसी लार्य एमाइलेज के द्वारा मुख गुहा में होता है। तो लार्य एमाइलेज जो टाइलिन है, इंपॉर्टेंट है। भोजन में मिलने वाला स्टार्च जो पॉलीसैकेराइड है, बहुलक है शर्करा का, इसको ये एमाइलेज कन्वर्ट कर देता है छोटे सैकेराइड में अर्थात डाइसैकेराइड में। और हम पाचन पढ़ रहे हैं, पाचन की डेफिनेशन के रूप में हम पिछले वीडियो में ये पढ़ के आए थे, इस बड़े और सरल जटिल घटकों को जो भोजन में पाए जाते हैं उनको छोटे और सरल में तोड़ दें तो उसी को पाचन। ये छोटे और सरल में तोड़ने का ही काम हो रहा है। कर कौन रहा है, एमाइलेज जो कहाँ उपलब्ध है, लार में। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा। और ऐसा होता है जो माल्टोज शर्करा डाइसैकेराइड हमें प्राप्त हुई, इस डाइसैकेराइड को लार में ही मिलने वाला माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज की 2 यूनिट निकल के आती है, ग्लूकोज में बदल देगा। कुल मिलाकर जो पॉलीसैकेराइड के रूप में स्टार्च था हमारे भोजन में, पॉलीसैकेराइड था, वो अंत में किसमें कन्वर्ट हुआ, किसमें विखंडित हुआ, टूट गया ग्लूकोज में, जो मोनोसैकेराइड छोटा घटक है कार्बोहाइड्रेट का, एक एकल इकाई है ना। इसका मतलब उतनी बड़ी इकाई का टूटने के बाद छोटी इकाई में कन्वर्जन हुआ। तो ये क्या है, पाचन की एक क्रिया होती है। छोटे घटकों में तोड़ना पाचन होता है, तोड़ने का काम एंजाइम्स ने किया। ये एंजाइम लार में उपस्थित है, तो लार का ये एक इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट कार्य है। दूसरे कार्य को लेकर हम बात करें तो हमें ये भी पता है कि जो लार है वो भोजन को नम व लसलसा बनाती है।
लार क्या काम करती है? भोजन को नम बनाती है और लसलसा बनाती है। इससे क्या फायदा होता है? नम और लसलसा बनने से भोजन को निगलने में सुविधा रहती है, क्योंकि मुख गुहा के बाद ग्रसनी और ग्रसिका जो बिल्कुल नली का रूपी भाग है, जो भोजन को केवल खिसकाने का रास्ता प्रदान करती है, आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है, उसमें उनकी भित्ति बहुत कोमल टिश्यू से बनी होती है। यदि भोजन शुष्क रहेगा तो वो भोजन उसमें से खिसकता नहीं। ऐसे में उस भोजन को गीला करके मुखुआ में ही और फिर उतारा जाता है, निगला जाता है, तो निगलने में आसानी रहती है। ये लार का अपना इम्पोर्टेंट काम है। कितना अच्छा कार्य है ना। इसी प्रकार से लार की वजह से देखिएगा मुखुआ गीली बनी रहती है। लार के कारण मुखुआ गीली बनी रहती है। देखिएगा लार की वजह से ही हमारी जो मुखुआ है वो पूरी की पूरी सतह अंदर से गीली और नम रहती है। और फायदा क्या है? इससे हमें बोलने में सुविधा रहती है। यानी हमारी मुखुआ अगर शुष्क हो जाए, सूख जाए, तो हमें यानी हमारी जिह्वा को और हमको बोलने में, गति करने में कठिनाई महसूस होती है। जब हमारी मुखुआ कंप्लीटली गीली रहती है इसी लार के द्वारा, म्यूकस के द्वारा, तो हमें बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती, आसानी रहती है, आसानी से हम बोल पाते हैं। और अगले कार्य में हम लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम क्या काम करते हैं? भोजन के साथ आए हुए जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इन्फेक्टेंट, उन सबको नष्ट करने का काम करते हैं। कहने का मतलब यह है, लार में पाई जाने वाला लाइसोजाइम भोजन को संक्रमण रहित बनाता है ना, दूषण को बचाता है, भोजन को शुद्ध करता है एक तरीके से, और क्या नाम से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके भोजन को प्योर कर देता है। ये लाइसोजाइम का भी अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो लार में काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अच्छा काम है। और इसी प्रकार जो लार में श्लेष्मा जो पाया जाता है, लार श्लेष्मा मुखगुहा को जैसे अम्ल संक्रमण, देखो लार में श्लेष्मा में पाई जाती है। श्लेष्मा उदासीन द्रव होता है, इसके ऊपर किसी एंजाइम का, किसी अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता है, उदासीन प्रकृति पे। तो ऐसी कंडीशन में जब मुखगुहा में ये श्लेष्मा पाया जाता है, तो मुखगुहा में जो अम्लीय प्रकृति का एंजाइम लार जो आती है, उस अम्ल से हमारी मुखगुहा खराब नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है। हमारी मुखगुहा को, हमारे ऊतकों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। और संक्रमण जैसे बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाते हैं, तो उनका संक्रमण नहीं हो पाता है हमारी मुखगुहा के ऊतकों में। कितना अच्छा फायदेमंद काम है ये लार के द्वारा संभव है। श्लेष्मा उदासीन द्रव, न अम्ल का कोई प्रभाव पड़ता है, न सूक्ष्म जीवों का कोई प्रभाव पड़ता है। तो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से भी हम बच जाते हैं, अम्ल जैसे पदार्थ के घातक प्रभाव से भी हम बच जाते हैं। कितना इम्पोर्टेंट कार्य उसका है। कुछ जंतुओं में देखो लार जो है दैहिकता का नियमन भी करती है। कुछ प्राणियों में लार के द्वारा बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट किया जाता है। और इसका एक अच्छा उदाहरण हम कुत्ते को ले सकते हैं, क्योंकि वो अपना ज़्यादा गर्मी के मौसम में मुंह खोल करके जीभ को बाहर उठा के रखता है और लगातार उससे लार टपकती रहती है, जिससे क्या होता है, बॉडी का जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है उसको एनवायरनमेंट को दिया जाता है। बॉडी के एक्स्ट्रा टेम्परेचर को एनवायरनमेंट को, ऊष्मा को एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है, और जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है।
और एक स्पेशल अच्छा करेक्टर कार्य, लार का कार्य हम पढ़ रहे हैं। कितना अहम योगदान है लार का। एक यह है कि लार के द्वारा जल की मात्रा को भी नियमित किया जाता है। बॉडी में जल की मात्रा का भी नियमन किया जाता है। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए बॉडी में जल की मात्रा जब कम होती है गर्मी के दिनों में, तो लार का स्राव कम हो जाता है। बॉडी में जल की मात्रा कम होती है तो लार कम स्रावित होने लगती है, और लार जब कम स्रावित होगी तो हमारे मुख को शुष्क होने लगेगी, सूखने लगेगी। और मुख वह जब सूखने लगेगी तो हमें क्या लगेगी, प्यास लगेगी, यानी प्यास के लिए उद्दीपन प्राप्त होगा। प्यास लगेगी तो हम बाहर से जल अंदर ग्रहण करेंगे, जिससे क्या है, वो शरीर में जल की मात्रा का नियमन हो जाता है। जल की मात्रा का नियमन, तो आपको एक बिंदु अच्छा याद रखना है, जल की मात्रा का नियमन किया जाता है। जल की मात्रा का नियमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियमन कैसे हुआ, जब जल की मात्रा कम है तो लार का स्राव भी कम होने लगता है, तो मुख हुआ शुष्क होने लगती है। शुष्क होने लगती है तो प्यास के लिए इंडिकेशन है, जिससे हम क्या नाम से जल ग्रहण करते हैं और बॉडी का जल की मात्रा बॉडी में रेगुलेट हो जाती है। ऐसे कुछ बिंदु हमने इम्पोर्टेंट लार के कार्य के रूप में पढ़े थे, इनको मोस्ट अच्छे से याद रखना है। बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।